स्टेट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड का बात किए थे, जिसमें दो तरह का क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोग देखे थे कि देयर इज द परफेक्ट रेगुलर ऑर्डर्स अप टू अ लॉन्ग रेंज, एंड इन अमॉर्फस सॉलिड्स देयर इज अ शॉर्ट रेंज रेगुलर ऑर्डर, आफ्टर समटाइम्स इट बिकम्स इररेगुलर ऑर्डर। तो उसको बोलते हैं हम लोग अमॉर्फस सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था कि ग्लास जो हमारे पास ग्लास इज कंसिडर्ड एज अ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड, तो अमॉर्फस सॉलिड तो सबको पता चल गया है। और अमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम क्या है? अभी अमॉर्फस सॉलिड मीन्स दिस सॉलिड आल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड की हम लोग बात करें अगर, तो मीन्स द सॉलिड विच हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। जब हम किसी भी क्रिस्टल को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद उसमें टेंडेंसी आ जाएगा फ्लो करने का, एंड सच सॉलिड्स कॉल्ड एज द अमॉर्फस और सुपर कोल्ड लिक्विड। तो जिसमें ग्लास यहाँ पर जो है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द सुपर कोल्ड लिक्विड। ऑन द बेसिस ऑफ द कूलिंग के बेसिस के ऊपर हम वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्लास, दैट डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग। अगर किसी का रैपिड कूलिंग हो रहा है तो डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लास फॉर्म हो रहा है। अगर किसी का स्लो कूलिंग हो रहा है तो स्लो कूलिंग से जो है ग्लास वो डिफरेंट टाइप का बनेगा, उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा भी। इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, दिस हैज द वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग। कूलिंग का मतलब समझ मारा ना आपको? मीन्स अगर सपोज किया आपने किसी को क्रिस्टल को हीट किया, हीट करने के बाद उसमें टेंडेंसी हो गया फ्लो करने का। अगर आपने उसको रैपिड कूलिंग कर दिया तो जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से वो अपनी पोजीशन को कुछ ना कुछ लीव किए होंगे, कुछ ना कुछ उसमें रैंडमनेस आया होगा भी। तो जैसे एक पार्टिकल्स अगर यहाँ पर है, एक यहाँ पर, अगर ये पार्टिकल अपनी जगह से हट के यहाँ पर पहुँच गया भी और रैपिड कूलिंग आपने कर दिया भी इसका, तो ये पार्टिकल यहीं का यहीं सेट हो जाएगा भी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं आ पाएगा भी। तो रैपिड कूलिंग से जो ग्लास बनेगा वो कुछ डिफरेंट टाइप का ग्लास बनेगा भी। और अगर हम स्लो कूलिंग करेंगे भी, स्लो कूलिंग, तो स्लो कूलिंग के थ्रू जो ग्लास बनेगा वो डिफरेंट टाइप का होगा भी। स्लो कूलिंग में क्या हो सकता है कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होकर के अपनी पोजीशन को लीव करके किसी डिफरेंट पोजीशन में था, तो आफ्टर सम टाइम दे कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो उस तरह का डिफरेंट टाइप का ग्लास का फॉर्मेशन हो सकता है अभी। तो इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द कूलिंग वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्लास। तो आफ्टर दैट नाउ वी विल स्टार्ट classification of the crystalline solids on the basis of the interaction and constituents particles. Then write down classification of crystalline solid on the basis of interaction, on the basis of interaction and constituents particles, on the basis of this. Then we have four types of the crystalline solids. Number one is ionic solids. Second is covalent solids. Third one is metallic solid, and fourth last one is molecular solids. So these are the different types of the
crystalline solids which we will discuss one by one. तो फॉर आयनिक सॉलिड, सबसे पहले आयनिक सॉलिड की हम बात करें भी। तो आयनिक सॉलिड में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का बात करें यहाँ पर कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, इन आयनिक सॉलिड्स the constituents particles are ions. और इंट्रैक्शन, यस बेटा, अच्छा, थोड़ा सा कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा अभी? अच्छा, ठीक है। इन आयनिक सॉलिड में लिखो सबसे पहले, साथ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ आपको पता चलते रहे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसलिए आप भी साथ में फॉलो करते रहना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप भी साथ में लिखते रहना भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भी इन आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल किस तरह के होंगे भाई? constituents particles in ionic solids, the constituents particles are ions. आयंस तो समझते हैं ना सभी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें आयनिक सॉलिड का, तो आयनिक सॉलिड के जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो किस तरह के एग्जाम्पल आएंगे भी? जैसे NaCl, KCl, K2SO4 etc. तो these are the solids which has the constituents particles are ions. और आयन के बीच में जो इंट्रैक्शन यहाँ पर होगा भी, इंट्रैक्शन किस तरह का इंट्रैक्शन यहाँ पर है भी? इन आयनिक सॉलिड्स, जब भी हम आयंस की बात करते हैं तो आयंस हैज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, उसको बोला जाता है भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन एंड आल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो देयर इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, strong electrostatic force of attraction, and due to this strong electrostatic force of attractions, these solids has high melting point. These solid has high melting point. इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। तो दीज आर द आयनिक सॉलिड्स। कर लिए बेटा, नोट कर लिए यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड का हम लोग। तो इन कोवलेंट सॉलिड, राइट डाउन व्हाट इज कोवलेंट सॉलिड्स, जिनमें क्या हो? कोवलेंट बॉन्ड हो। तो जब भी हम कोवलेंट सॉलिड का बात करेंगे भी, तो कोवलेंट सॉलिड में क्या होगा भी? जो बॉन्डिंग होगा वो किस तरह का होगा भी? कोवलेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की बात करें तो इन कोवलेंट सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर एटम्स। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? जैसे डायमंड, ग्रेफाइट,
SiC, silicon carbide. So these are the main popular examples of these covalent solids. कोवलेंट सॉलिड्स को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको हम 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क, दिस इज ऑल्सो नोन एज 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स। 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है ये, कौन सा? कोवलेंट सॉलिड्स। और इंट्रैक्शन में लिखने का जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी शो करना चाहते तो इंट्रैक्शन में क्या होता है? देयर इज द कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स एटम इज बॉन्डेड थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। और बेस्ट एग्जांपल है एक और आ जाता है इसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, या फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइट। ये जो SiO2 है, SiO2 जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? SiO2 का दूसरा नाम क्या होता है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सिंपल, अगर क्वार्ट्ज का बात हो रहा है, दिस इज द 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड दिस क्वार्ट्ज आल्सो नोन एज सैंड। सैंड का आपने देखा होगा, सैंड। तो सैंड का जो फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट अगर सिलिका का फॉर्मूला पूछा जाए तो सिलिका इज आल्सो SiO2, बट दोनों में डिफरेंस है अभी। अगर क्वार्ट्स है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट अगर क्वार्ट्स ग्लास का बात कर दिया हमने, या सिलिका ग्लास का बात कर दिया, तो वो बन जाता है अभी अमॉर्फस सॉलिड या फिर सुपर कोल्ड लिक्विड। तो ये ध्यान में रखना है अभी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भी, अभी डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कोवलेंट सॉलिड के बारे में। सबसे पहले डायमंड के बारे में। तो डायमंड से रिलेटेड जरा बताओ, डायमंड जो होता है अभी, डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है अभी? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। डायमंड की कैसी अरेंजमेंट होती है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दिस इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। और 3D का मतलब क्या है यहाँ पर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का? ईच कार्बन इन द डायमंड इज ज्वाइंट थ्रू 4 कार्बन एटम्स। एक कार्बन जो है अभी वो 4 कार्बन के साथ ज्वाइंट होता है अभी डायमंड का। तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसका स्ट्रक्चर जो बहुत ही हार्ड रहता है अभी। तो अगर हम कार्बन में हाइब्रिड स्टेट का बात करें यहाँ पर, तो ईच कार्बन जो है डायमंड का, ईच कार्बन इन डायमंड इज sp3 hybridized, sp3 क्यों होगा? बिकॉज देयर इज द 4 सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज sp3 hybridized, this is called as tetrahedral arrangements. And due to this 3-dimensional network structures, it is very difficult to remove any one of these carbon. किसी एक कार्बन को नेटवर्क से निकालना हो तो इजीली से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन द डायमंड स्ट्रक्चर। एंड ड्यू टू दिस 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, ये जो इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर, ड्यू टू 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, it has high melting point and boiling point due to this network structure. और क्या जानते हैं आप डायमंड के बारे में? और कोई इन्फॉर्मेशन? डायमंड
It is a bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. What? It is a good conductor for heat. It is good thermal conductor. थर्मल कंडक्टर का मतलब हीट. What? Bad conductor of electricity because there is no unpaired electrons to conduct the electricity. कर लिए बेटा, नोट कर लिए यहाँ तक? ओके. अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें बेटा यहाँ पर, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ग्रेफाइट एक्चुअली बनता कैसे? व्हेन SiC इज हीटेड. जैसे सिलिकॉन कार्बाइड को हम हीट करते हैं तो यहाँ से सिलिकॉन प्लस कार्बन, दिस कार्बन स्टैंड्स फॉर ग्रेफाइट. तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट का बात करें हम लोग, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है अभी, दैट इज द हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर. और एक्चुअली ग्रेफाइट में क्या होता है? इन ग्रेफाइट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन ग्रेफाइट each carbon is connected with three other carbon and one electron is unpaired. एक इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर अनपेड होता है. एंड ड्यू टू दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है अभी? गुड कंडक्टर. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें यहाँ पर, तो कैसा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का होगा? तो स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट का मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ. जैसे हेक्सागोनल बेंजीन का रिंग होता है अभी, कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है इसका भी. इस तरह से ये आगे भी स्ट्रक्चर कनेक्टेड होगा इसी तरह से. बीच में कुछ वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे यहाँ पर. कुछ इस तरह का. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है अभी. तो बीच में जो ये जो यहाँ पर स्पेसिस शो की है अभी, दीज आर द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. दिस इज नोन एज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. And in graphite the each carbon has hybrid state. कितना